हेलो बच्चों, फिर हम मिलते हैं। हेलो बच्चों, हम फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 पर, जो हमारा आपका डिस्कशन चल रहा था। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन सीरीज़ है मेडीवल हिस्ट्री, और यहीं से हम मेडीवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। और अब हम बीच बीच में मैराथन मेडीवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ही चलाते रहेंगे। और जब तक के लिए आज का ये लेक्चर अंतिम लेक्चर है, तो सभी लोग इसे देख लें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आज के समय में हर पेपर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। अगर जीएस से आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार अकबर कौन सा संगीत यंत्र बजाता था? तो बच्चों याद रखना, नक्कारा। नक्कारा ये सामने आपके डायग्राम में बना हुआ है। नक्कारा एक तरह का तबले जैसा ही होता है, और ये सबसे ज़्यादा आजकल अफ्रीकन संगीत में बहुत यूज़ हो रहा है। तो अबुल फजल के अनुसार अकबर कौन सा संगीत यंत्र बजाता था? तो नक्कारा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? तो ये बच्चों याद रखना, कौन थे? मोहम्मद शाह। कौन था? नादिर शाह के समय भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? जब नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया था, उस समय भारत का मुगल राजा कौन था? तो बच्चों याद रखना, वो थे मोहम्मद शाह। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? बच्चों याद रखना, मोहम्मद शाह का असली नाम था रोशन अख्तर। यानी मोहम्मद शाह का जो बचपन का नाम था वो क्या था? रोशन अख्तर। बच्चों अगला प्रश्न है कि इक्ता प्रथा का अंत किसने किया था? ये बहुत पूछा जाता है। इक्ता प्रथा का अंत किसने किया था? तो इक्ता प्रथा का अंत आप बच्चों सभी लोग याद रखें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद करूँगा, ये लेक्चर अपलोड होने के बाद, कि आप इस पे नीचे कमेंट जरूर करें कि इक्ता प्रथा का अंत करने वाले सुल्तान का क्या नाम था। अगला, दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खां का समकालीन था? तो इसके समय मतलब ऐसा कौन सा शासक जिसके समय चंगेज़ खां भी जिंदा थे? तो वो कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है बच्चों, और इल्तुतमिश कौन था? अगर ध्यान से देखूं तो इल्तुतमिश कौन था? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका ही ये कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही इल्तुतमिश का ही शासन कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा पहली बार किसानों पर सिंचाई कर लगाया गया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक वो पहला शासक है जिसने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। ठीक है बच्चों, फिर निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ कहा जाता है? यानी सीधी सी बात है, सल्तनत काल में जो सल्तनत पीरियड का जो मेन हेड ऑफिस या कहें मेन सरकार या मेन सत्ता कहाँ पर थी? तो दिल्ली पे थी। तो केंद्रीय व्यवस्था का मेन स्तंभ किसको कहते थे? तो एकता प्रणाली। एकता प्रणाली का मतलब होता था पावर डिवाइडेड होती थी। एकता प्रणाली में जैसे गांव, जिला, तालुका, ये सब है, इस तरह वो डिवाइडेड रहता था। तो एकता प्रणाली। के सुल्तान ने खलीफा से न केवल अलंकरण पत्र प्राप्त करके बल्कि उलेमा को प्रसन्न करके शरीयत की सख्ती से लागू किया? शरीयत की सख्ती से लागू किया, वो कौन था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। कौन था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिश्ती संप्रदाय के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दहलावी, दिल्ली का चिराग, के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन था? शेख नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि चिराग ए दहलावी, दिल्ली का चिराग। चिराग ए दहलावी का हिंदी मतलब है दिल्ली का चिराग। तो किसको माना जाता था? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। किसको माना जाता था? शेख नसीरुद्दीन महमूद। अब आता है, निम्नलिखित में से कौन मुगल भारत का पहला कठपुतली शासक था? मतलब बेसिकली वो नाम का शासक था, तो पावर किसी और के हाथ में थी। तो वो कौन था? जहांदार शाह। जहांदार शाह को कहा जाता है। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस महान सूफी संत के हाथों इस्लाम सीखा? तानसेन पहले हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, बाद में लेकिन उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था। तो उन्हें इस्लाम किस महान सूफी संत के संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम धारण किया? तो मोहम्मद गौस। बच्चों यहाँ तक था हमारा मेडीवल हिस्ट्री। मेडीवल हिस्ट्री में हमें जो पढ़ना था, जैसे पढ़ना था, हम लोग पढ़ते आए हैं। अब बच्चों मेडीवल में बीच बीच में हम मेडीवल की 100 150 क्वेश्चंस की क्लासेस डालते रहेंगे, लेते रहेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम कुछ आएगा तो फिर हम उस पर मैराथन भी चलाएंगे। तब तक के लिए आप जो है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का उदय ही वहाँ से होता है जहाँ से मुग़लों का पतन चालू हो जाता है। तो देखो हमें जो जो पढ़ना है वो क्या क्या है। पहला, फॉल ऑफ मुगल्स, कि भाई मुग़लों का डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर है यूरोपियंस का आगमन भारत में कैसा हुआ। फिर इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंतर्गत भारत कैसा था। फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब
शासन व्यवस्था प्रणाली कैसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ उनकी कैसी थी। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी आई, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फिर उसके इम्पैक्ट भी आए, फिर फॉरेन पॉलिसीज़ में आई, फिर सोशल पॉलिसीज़ में, फिर इंडियन किंगडम्स आया 18वीं सेंचुरी में। फिर फाउंडेशन, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बाद से ही भारत में प्रॉपर मूवमेंट चालू होता है। फिर आता है नेशनल मूवमेंट 1885 से 1919 के बीच में, 1885 से 1919 के बीच में नेशनल मूवमेंट जो भी जितने होते हैं। फिर दूसरा फेज आता है नेशनल मूवमेंट 1919-1939 तक। फिर आता है फ्रीडम ऑफ पार्टीशन 1939 से 1947। तो बेसिकली हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है और ये मान के चलो हम इन्हीं टॉपिक में पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप कर देंगे। तो बच्चों मैंने पहले बताया था आज के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाता है। उसके बाद जो आता है वो किसका आता है बच्चों, वो मिडिवल का। तो सबसे कम किसका आता है, एंशिएंट का। एंशिएंट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन अब मॉडर्न और मिडिवल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर थैंक यू। और ऑल आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारे जितने भी हमने सोच रखे होते हैं सपने, वो सब पूरे होते सच होते हैं यदि उन्हें परस्यू करने की हमें हिम्मत हो। ठीक है। सो बच्चों आप इन्हें बहुत ईमानदारी से सारे लेक्चर देखें, क्वेश्चन करें। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं सभी के कमेंट को कंसीडर करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, और जो भी करेक्शन होगा या जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस पर करेक्शन भी करूँगा।